हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस कौन कौन से चैप्टर हमें अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल इस चैप्टर में होने वाला है। फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ रिलेशन आएंगे और मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर एकदम बेसिक है, थोड़ा थियोरिकल है और मोस्ट ऑफ चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म चैप्टर में सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर हमें पहले से आने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो क्लास 11 का वेक्टर चैप्टर हमें अच्छे से आना चाहिए और इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए डायरेक्शन हमें देखनी होगी क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें अच्छे से आना चाहिए और रिजल्टेंट निकालना तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो थोड़ा बहुत एनएलएम की जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर सर्कुलर मोशन, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन। फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ओके, रोटेशनल मोशन। और क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? तो ये सब चैप्टर हमें अच्छे से आने चाहिए और बेसिक मैकेनिक्स हमें आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी मैकेनिक्स का फंडा लग सकता है। फिलहाल ये चैप्टर्स हमें अच्छे से आने चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेट के बारे में। व्हाट इज़ मैग्नेट? तो मैग्नेट की ऐसी कोई डेफिनेशन हम दे नहीं सकते, पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है मैग्नेट की, पर मैग्नेट को किसी और क्वांटिटी को रेफरेंस लेके डिफाइन किया जा सकता है। तो फिर हमें उस क्वांटिटी को भी डिफाइन करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट को डिफाइन करने के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया, तो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन करना पड़ेगा और यही सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से मैग्नेट हमने डे टू डे लाइफ में देखे हैं, तो अगर मैं बात करूं तो इस शेप का मैग्नेट्स वी नो या फिर वी सी जो मैग्नेट हमने देखे हैं, तो एक मैग्नेट तो ऐसा आपने देखा है, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल और एक यहाँ पे साउथ पोल, जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। और एक मैग्नेट आपने देखा होगा ऐसे रिंग शेप का मैग्नेट आता है। ओके, रिंग शेप मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट भी आता है, हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये सब मैग्नेट्स हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में देखे हैं और आपको भी पता है कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है और मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, और किया भी जाता है। तो सबसे पहले ये तो बेसिक मैंने बात करी, तो मैंने बताया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट को डिफाइन करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड टर्म को पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो हमें डिफाइन करना है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, या फिर इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीनों तीन नाम मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, ये तीनों तीन मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? हमने देखा था कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल हो तो वो अपने आसपास एक ऐसी चीज जनरेट करता है कि उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो ये जो चीज जनरेट हो रही है उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेट भी अपने आसपास एक ऐसी चीज जनरेट करता है जो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इसी रीजन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और आगे हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि चार्ज रेस्ट पर है, जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द रीजन अराउंड अ मूविंग चार्ज और magnet in which magnetic force can be experienced is called magnetic field। क्या मतलब हुआ? किसी भी मूविंग चार्ज के आसपास या फिर कोई भी मैग्नेट, कहा गया कोई भी मैग्नेट के आसपास जो रीजन है, ऐसा रीजन कि जिसके अंदर क्या एक्सपीरियंस हो सके? मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? वैसे ही जैसे चार्ज अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही मैग्नेट भी अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो ध्यान से समझना, डायरेक्शन आगे भी मैं राइट हैंड से समझाऊंगा, पर अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्शन के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। आपने कंपास देखा होगा, हालांकि आजकल मोबाइल में भी कंपास आते हैं। कंपास को जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है उस पॉइंट पर कंपास रखेंगे। कंपास की निडल जिस पोजीशन में अलाइन हो जाएगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कंपास ड्रॉ कर रहा हूँ। कंपास आपने देखा है ऐसे होता है और इसमें एक निडल लगी हुई होती है ऐसे। ओके, तो मान लो कि अभी ये निडल ऐसे अलाइन हो गई, तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कहलाएगी। ओके, तो डायरेक्शन के लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे? कंपास को। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं शॉर्ट में, कंपास निडल वेर कंपास निडल पॉइंट्स। जहाँ पर कंपास के निडल पॉइंट करे वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हम लेंगे। या फिर आपने कभी पढ़ा हो या देखा हो कि अगर हम मैग्नेट को एक थ्रेड से सस्पेंड कर दें तो वो मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। कोई भी मैग्नेट को हम किसी थ्रेड से यहाँ पे अलाइन कर दे, यहाँ पे हंग कर दे, तो वो मैग्नेट अपने आसपास अपने को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? अलाइन कर लेता है। ओके, तो वही डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की लेते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैंने कंपास को यूज़ किया है, आगे मैं आपको राइट हैंड से कैसे डायरेक्शन निकालनी है वो भी सिखाऊंगा। तो डायरेक्शन की बात हो गई, अब डायरेक्शन आई है तो एक बात तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी डायरेक्शन होती है और ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। इसलिए ये एक कैसे क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है ये होता है वेबर
पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको टेस्ला भी बोलते हैं, कैपिटल टी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। अगर इसके सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं, सीजीएस यूनिट, तो ये होता है गॉस या फिर गाउस। क्लियर? तो ये सीजीएस यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है। टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना बहुत आसान बात नहीं है। जैसे 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, क्लियर है। 1 फैराड कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। वैसे ही टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्लियर है। तो इसीलिए सीजीएस यूनिट गॉस को इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एक रिलेशन है, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये हमें याद रखना है। गॉस मतलब सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में एक रिलेशन है, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर है इतनी बात? एसआई यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, और सीजीएस यूनिट है गॉस, और रिलेशन क्या हुआ, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला। और एक डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की। एक डेफिनेशन तो हमने क्या देखी कि कोई भी मूविंग चार्ज के आसपास का रीजन या फिर कोई मैग्नेट के आसपास का रीजन जिसमें हम क्या एक्सपीरियंस कर सकें, मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पर और एक डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की जो मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको मैं समझाऊंगा बाद में। एक टर्म मुझे समझानी पड़ेगी उसमें, इसलिए ओके। तो यहाँ पे मैं ओनली डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक डेफिनेशन है, पर मैं अभी इसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे आपको पोल स्ट्रेंथ समझाना पड़ेगा, जो कि थोड़ी देर बाद आएगा। क्लियर है? तो ये सब बेसिक बातें हो गई किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड भी यूज किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी। डायरेक्शन किससे मेजर करेंगे, कंपास से। जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है वहां पे कंपास रख देंगे, नीडल जहां पे पॉइंट करेगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट उसका है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस है, और एक रिलेशन है। क्लियर है? तो ये सब चीजें अपनी नोटबुक पे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है बार मैग्नेट। थोड़ी बहुत बार मैग्नेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे अभी डायग्राम ड्रॉ किया था सबसे पहले, वही बार मैग्नेट जो आपने देखा भी है। तो बार मैग्नेट ऐसा कुछ होता है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही नाम क्यों दिए गए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी भी आप ये बार मैग्नेट को थ्रेड से सस्पेंड करेंगे तो वो अपने आप को एक फिक्स डायरेक्शन में अलाइन करता है, जो कि नॉर्थ साउथ होती है। इसलिए जो भी पार्ट, जो एंड इसका नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो भी एंड साउथ की तरफ पॉइंट होगा उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। क्लियर है? तो बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और एक बात खास याद रखना कि जो मैग्नेट्स होते हैं उसके पोल पैर में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कभी भी आपको नॉर्थ पोल अकेला नहीं दिखेगा या फिर साउथ पोल अकेला नहीं दिखेगा। ऑलवेज नॉर्थ और साउथ पैर में ही होते हैं। क्लियर है? और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर हम बोले कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे फील होगा, तो वो होता है पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। आपने कभी महसूस किया हो या एक्सपेरिमेंट देखा हो या किया हो कि अगर एक आयरन का मान लो पाउडर है और उसके अंदर मैं इस मैग्नेट को रख दूं, तो सबसे ज़्यादा पाउडर ये पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जमा हो जाते हैं। इसलिए पोल पर कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? तो बार मैग्नेट में सबसे पहले
पहला पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा कि दो पोल होते हैं। क्लियर? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक होता है नॉर्थ पोल जिसको N से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दूसरा होता है साउथ पोल जिसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एक पॉइंट ये होगा कि जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो तो वो रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। उसी तरह यहां पर भी लाइक पोल्स में क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन। मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ऐसा ही अगर दूसरा मैग्नेट में ले लूं और दोनों मैग्नेट के नॉर्थ को अगर नजदीक लाऊं या दोनों मैग्नेट के साउथ को अगर नजदीक लाऊं तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। और अनलाइक पोल्स, उसमें क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? लाइक पोल्स में रिपल्सन और अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन। तीसरा जो इसमें पॉइंट है जो मैंने अभी बोला कि मैक्सिमम मैग्नेटिक कैरेक्टर कहां पे देखने को मिलता है? पोल्स पर, एट पोल्स। ओके, तो ये कुछ बातें हैं बार मैग्नेट के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर इस बार मैग्नेट को मैं बीच में से तोड़ दूं, मतलब इसके दो पार्ट कर दूं, तो क्या होगा? अगर इस बार मैग्नेट को यहां से तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये साउथ अलग हो जाएगा? क्या ये नॉर्थ अलग हो जाएगा? और ये नॉर्थ अकेला रह जाएगा, ये साउथ अकेला रह जाएगा? ऐसा कुछ होगा? नहीं। मैंने आपको अभी भी बताया, पहले ही बताया कि जो नॉर्थ पोल है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है? साउथ है। तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर भी एक नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पर एक साउथ बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये नॉर्थ ये साउथ वापस से अट्रैक्ट होके चिपक जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। 99% केस ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कभी भी बार मैग्नेट को तोड़ा है तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन नहीं होता है, वापस ये चिपकते नहीं है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको थोड़े थियरी के बाद समझाऊंगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए एक टर्म है, वो मुझे डिफाइन करनी है। अभी आप इतना याद रखिए कि ये नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है, पर यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक ही बार मैग्नेट को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में 99% केस में अट्रैक्शन नहीं होता है, 1% केस में होता है। वो कब होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर है? तो ये मैंने तोड़ दिया, मतलब इसको मैं ये पॉइंट से मैं कहना ये चाहता था कि जब आप इसको ब्रेक करते हो तो ये दो अलग अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? और मैक्सिमम मैग्नेटिक कैरेक्टर कहाँ होता है? पोल पर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और उसके नज़दीक मैंने यहाँ पर एक आयरन का पीस रखा। क्लियर है? ये एक डायग्राम और एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक आयरन का पीस है और मैंने ऐसे ये मैग्नेट रख दिया। क्लियर है? तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन आयरन का पीस है और कौन मैग्नेट है? यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है कि ये आयरन है और ये मैग्नेट है। क्लियर है? तो आप देखिए कि ये आयरन और ये नॉर्थ के बीच में क्या होगा और ये आयरन और इसके बीच में क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये आयरन पीस इस पोल के नज़दीक है, और मैंने आपको अभी बताया कि मैक्सिमम मैग्नेटिक कैरेक्टर कहाँ होता है? पोल पर होता है। इसलिए ये पोल इसको बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर हमें मैक्सिमम अट्रैक्शन देखने को मिलेगा आयरन पीस और मैग्नेट के बीच में।
यहाँ पर अगर देखें तो ये आयरन ये नॉर्थ और साउथ पोल से नज़दीक नहीं है, बीच में है, ऐसा कह सकते हैं। तो बीच में तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत बहुत कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, इसलिए यहाँ पर जो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्लियर, या फिर देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो पोल्स पर ही होता है। क्लियर है। तो ये सब बातें मैंने करी बार मैग्नेट के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंपैरिजन बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें कंपेयर करना है किसको, बार मैग्नेट को और इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं एक बार मैग्नेट ले रहा हूँ, क्लियर, ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ पर मैं एक डाइपोल ले रहा हूँ। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको याद होगा, दो चार्ज से बनता है ऑपोजिट, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो ए। क्लियर, दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज ऑपोजिट नेचर के अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले ये बताया कि अकेला नॉर्थ पोल या फिर अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, पर यहाँ पर हम ज़बरदस्ती एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है मोनोपोल। मोनोपोल मतलब अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल। हालांकि ऐसा मोनोपोल होता नहीं है, पर कंपैरिजन हम कर रहे हैं इसलिए मोनोपोल को हम कंसीडर करेंगे। ऐसा मोनोपोल कभी बनता नहीं है और होता भी नहीं है, पर कंपैरिजन के लिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बार मैग्नेट की लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, जिसको बोलते हैं लेंथ LG, मतलब जियोमेट्रिक लेंथ। और बाय एक्सपेरिमेंट्स हमें ये देखने को मिला है कि ये जो बार मैग्नेट है इसके जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोल एग्जैक्ट एंड पे नहीं होते हैं, ये पोल कुछ अंदर की तरफ होते हैं। क्लियर, यहाँ पर ऐसे। तो जैसे यहाँ पर हम चार्ज डिफाइन करते हैं, वैसे ही अगर कंपैरिजन हमें मैग्नेट में करनी हो तो हम पोल लेंगे और मोनोपोल को डिफाइन करेंगे। हालांकि मोनोपोल होता नहीं है, पर अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो चार्ज के कंपैरेटिव टर्म हम लेते हैं मोनोपोल। तो यहाँ पर नॉर्थ को पॉजिटिव माना जाता है, तो यहाँ पर बनेगा प्लस m और यहाँ पर बनेगा माइनस m। क्लियर, मोनोपोल चार्ज के एनालॉगस टर्म है, और ये जो मोनोपोल है उसकी जो वैल्यू है उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ध्यान से समझना, जैसे चार्ज है तो चार्ज की कुछ वैल्यू होती है, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, कुछ भी। वैसे ही यहाँ पर हमने एक टर्म डिफाइन किया, चार्ज का एनालॉगस टर्म कौन सा लिया, मोनोपोल, और वो मोनोपोल की क्वांटिटेटिव जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्लियर, तो यहाँ पे दो लेंथ आएगी, एक लेंथ तो वो है जो एक्चुअल लेंथ है जिसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ, और दूसरी लेंथ ये होती है जो दोनों पोल्स के बीच की होती है, ये वाली। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो पोल्स है वो एग्जैक्ट एंड पे नहीं होते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट ये कहा जाता है। तो ये जो लेंथ है ये LM है, मतलब मैग्नेटिक लेंथ है। क्लियर, तो दो लेंथ है और इसके बीच में रिलेशन भी होता है। ध्यान से समझना इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो LM है वो 0.84 टाइम्स LG होता है। ये मैग्नेटिक लेंथ और जियोमेट्रिकल लेंथ के बीच का रिलेशन है जो हमें याद रखना है। तो LM इज इक्वल्स टू 0.84 LG। क्लियर, अब कुछ कंपैरिजन करते हैं फॉर्मूला वाइज। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टर्म डिफाइन की थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे लिखा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर याद करो। P वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, चार्ज इंटू ये जो डिस्टेंस है वो Q इंटू A। क्लियर, वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M वेक्टर को डिफाइन करेंगे। क्लियर, जो होगा M इंटू ये डिस्टेंस कौन सी लेंगे, मैग्नेटिक लेंथ लेंगे, M इंटू LM। क्लियर है, और ये हो गया
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला वाइज भी कंपैरिजन हो गया। तो ये थियरी से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि चार्ज के एनालॉगस टर्म हम डिफाइन करते हैं मोनोपोल, और वो मोनोपोल की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? तो यहाँ पर जो टर्म मैंने लिखी है उसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो m है, स्मॉल m, ये वाला स्मॉल m, प्लस m माइनस, प्लस m नॉर्थ का और माइनस m साउथ का, m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल। क्लियर? कैपिटल M वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, फिर LM क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। LG क्या है? जियोमेट्रिक लेंथ। क्लियर? और बाकी तो कुछ बचा नहीं है, ये तो आपको पता ही है। P वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q चार्ज, और A क्या है? डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का। तो ये हो गया बेसिक कंपैरिजन किसके बीच में? बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको अब समझा सकता हूँ कि अगली थियरी में मैंने आपको बोला था कि जब हम बार मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो वो चिपक नहीं जाते। क्यों नहीं होते? ध्यान से समझना कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है ऐसा, ये नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ से इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो होगा क्या? ब्रेक करने पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ और यहाँ पे बनेगा साउथ। क्लियर? तो जब ब्रेक करते हैं तो हर एक मैग्नेट का एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो ब्रेक करने पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो बार के अलोंग नहीं रहता है। ये तभी अट्रैक्ट होंगे जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार की लेंथ के अलोंग आ जाए, तब अट्रैक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो 99% केस में यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो बार के अलोंग नहीं रहता है, इसलिए ये यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं दिखाता है। क्लियर स्टूडेंट? हालांकि ये समझाने के लिए मैंने बताया, बाकी ये बहुत डिटेल में है। ओके, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो ये बात हो गई कंपैरिजन की, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड पोल स्ट्रेंथ। जब मैग्नेटिक फील्ड की मैंने बात की थी तब मैंने आपको लास्ट में एक दूसरी डेफिनेशन लिखाई थी, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो समझने की घड़ी आ गई है। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड पोल स्ट्रेंथ। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स को याद करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर लिखते हैं F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से आई रिपीट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही यहां पर क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि चार्ज का एनालॉगस टर्म हमने लिया है मोनोपोल, और मोनोपोल को क्वांटिटेटिवली जो वैल्यू उसके हम देते हैं उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ M। यहाँ पे मैंने लिखा है पोल स्ट्रेंथ M। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो B वेक्टर इज इक्वल्स टू, जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी याद करो, द फोर्स, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, B वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय M। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखाई थी। क्लियर? और एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F, वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, कंपेयर करना है F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
उसकी जगह यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या है अभी बताता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो कांस्टेंट है, उसकी जगह यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। Q1 Q2, तो Q चार्ज की जगह हम क्या लेते हैं पोल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आएगा M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फोर्स का। क्लियर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, वेर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, जैसे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको भी हमें कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसका यूनिट है वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर है? तो जैसे एप्सिलॉन नॉट को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे, वैसे ही हमें म्यू नॉट को भी एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है। तो ये है रिलेशन किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड B और पोल स्ट्रेंथ M के बीच का। क्लियर है? जैसे फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैट्स में थे वैसे के वैसे ही इसमें आ रहे हैं। चार्ज Q की जगह पोल स्ट्रेंथ M है, और कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। क्लियर है? तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखी थी, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी है। एक दो प्रॉपर्टी अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी वहां से अलग हो रही है। क्लियर? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जैसे चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता तो नहीं है, तो उसको जियोमेट्रिकल दिखाने के लिए, पेपर में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी देखा नहीं जा सकता, तो उसको हमें पेपर पे दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, और इसके ऊपर वन वर्ड में या थियरिकल क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। मतलब मान लो मेरे पास एक ऐसा फील्ड है, ऐसा। क्लियर? ये कोई पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आप देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक नज़दीक है, और यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो बहुत दूर दूर है। तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो A पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, और B पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो हमें आइडिया देती है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर कम है, ये देखिए यहाँ पे दूर दूर है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स अस आइडिया ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बराबर? कोई भी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तीसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान लो इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन जाननी है, तो इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगा,
ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अगर ये ऐसे जा रही है तो ये जो टेंजेंट है ये हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे ही अगर यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर ऐसे में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलेगी, टेंजेंट से। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो वो हमें टेंजेंट से मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ टेंजेंट का। क्लियर? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से इसको नोट कीजिए, लाइन में लिखिएगा। क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है कि किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। ये एक अलग प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कैसे होती है, क्लोज्ड लूप में ही एग्जिस्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज किस में होती है, क्लोज लूप में ही होती है। सर यहाँ पर तो नहीं है, ये मैंने एक पार्ट ड्रॉ किया है, ये भी कहीं पे जाके वापस यहाँ पर ऐसे आ रही होगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी मैग्नेट में, मान लो ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, किसी भी मैग्नेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है। दूसरी तरीके से बोले तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। मतलब ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है, नॉर्थ से साउथ में मैग्नेट के बाहर और साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर। तो देखिए ये क्लोज लूप हो गया। वैसे ही अगर एक ऐसे बीच में बना देता हूँ और इसके ही जैसे एक नीचे नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर और साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर। क्लियर है? तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या थी, डेंसिटी। तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा, जहाँ पे डेंसिटी कम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम। दूसरी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप में ही एग्जिस्ट करती है। और फिफ्थ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर और डायरेक्शन, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। मतलब जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हमें करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैट का थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूँ। ये माइनस क्यू और मान लो ये प्लस क्यू। क्लियर? और मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, या यहाँ पे नज़दीक ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ई एक्सियल, इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो, ई एक्सियल 2kp अपॉन आर क्यूब। याद करो, 2kp अपॉन आर क्यूब। और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था, -kp अपॉन आर क्यूब।
कुछ ऐसे ही फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के भी हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल की बात हमें करनी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है? दो पोल से बनता है। तो मान लो यहाँ पर ऐसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो यहाँ पे S और यहाँ पे N, क्लियर? तो इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट, क्लियर? तो बी एक्सियल, जैसे वहाँ पर ई एक्सियल था वैसे यहाँ पर क्या होगा? बी एक्सियल। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा? वहाँ पे होता है 2kp/r³। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 तो एज इट इज रहेगा, k कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या लेते हैं? μ0/4π, मैंने आगे ही बताया। p वेक्टर, यहाँ पे p वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब कैपिटल M डिवाइडेड बाय r³ एज इट इज, क्लियर? ये हो गया एक्सेल का फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, कंपेयर ही कर देना है, कुछ टर्म को रिप्लेस कर देना है। बी इक्वेटोरियल वो कितना होगा? -kp/r³। तो माइनस k कांस्टेंट है तो यहाँ पे आएगा μ0/4π, p वेक्टर की जगह आएगा m वेक्टर डिवाइडेड बाय r³, क्लियर है? और भी हमने इसमें फॉर्मूले देखे थे। इसमें और भी फॉर्मूला क्या था? हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, याद हो तो U का, याद है? टॉर्क का भी फॉर्मूला लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। यहाँ पर एक्चुअली हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। वहाँ पे तो आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, पर यहाँ पर कोई भी बुक में ऐसा लिखा ही नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हम कुछ जान नहीं सके हैं, क्लियर? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, ओके? तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।